नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने पार्ट फर्स्ट में दैनिक विज्ञान के दूसरे टॉपिक अमल, क्षार और लवण के बारे में डिस्कस किया था। उनमें प्रमुख अंतर हमने समझा था। उसका हम पार्ट टू आज आपके बीच में लेके आए हैं। तो पार्ट टू में हम प्रमुख अम्लों के बारे में बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने इन तीनों के बारे में प्रमुख अंतर पढ़ा था और कुछ सूचकों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो मैं बीच में एक हमारा टॉपिक चल रहा था सूचक, जो मैंने बताया था। तो सूचक में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बार बार पूछा जाता है। सूचक क्या होते हैं? जो हमें विलयन के अंदर उपस्थित पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताते हैं, जैसे प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है या लवणीय है। ये चीज हमने उसमें पढ़ी थी। और उसमें मैंने कुछ प्राकृतिक अम्लों के साथ साथ कुछ कृत्रिम बात की थी सूचकों की। उसमें हमें देखना, एक होता है आपका मेथिल ऑरेंज, एक आपका होता है मेथिल रेड, और एक आपका होता है फिनोफ्थलीन। एक आपका हो गया फिनोफ्थलीन। इसके साथ साथ हमने लिटमस पत्र के बारे में भी पढ़ा था। लिटमस, ये चीज, एक आपका मेथिल ऑरेंज हो गया, एक आपका मेथिल रेड हो गया, एक आपका फिनोफ्थलीन हो गया, एक आपका लिटमस पत्थर हो गया। ध्यान करना दोस्तों, इनके कुछ पीएच भी हम मान हमें याद रखनी चाहिए। जो आपका मेथिल ऑरेंज होता है, इसकी पीएच प्रास होती है वो 3.1 से 4.5 के बीच की होती है। पीएच का हम अलग से एक टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे भी, लेकिन सामान्य समय साथ साथ में हमें इसकी जानकारी भी रखनी चाहिए। मेथिल जो आपका रेड होता है, इसकी 4.2 से 6.0 तक मान सकते हैं, और कई बार 6.0 भी मान सकते हैं। 6.3 तक इसका प्रास दिया हुआ मिल जाएगा कुछ गाइडों में, कुछ किताबों में। तो 4.2 से 6.3 के बीच प्रास के बीच में ये कार्य करते हैं। जो आपका फिनोफ्थलीन होता है, इसकी प्रास होती है वो 8.0 से 9.2 तक की प्रास के बीच में ये कार्य करते हैं। एक आपका जो लिटमस पत्र होता है, ये लिटमस पत्र है वो 5.5 से 7.5 के बीच की प्रास के अंदर ये कार्य करते हैं। ये हो गया इसकी बात हो गई हमारी पीएच की, कि भी ये किस पीएच पर कार्य करते हैं, किस पीएच पर इनका मान कितना रहता है। तो हमने इसमें के बारे में, ये तो आपका हो गया पीएच स्केल की बात। दूसरी चीज, इसका माध्यम में किस प्रकार से रंग परिवर्तित होता है। रंग में परिवर्तन में देखने को मिलता है, तो किस प्रकार से रंग में परिवर्तन करते हैं, ध्यान करना। जो आपका हमने पढ़ा था मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, एक आपका हो गया मेथिल रेड, एक आपका हो गया फिनोफ्थलीन, एक हमने बात की थी लिटमस पत्थर की। अब यदि माध्यम की बात करें, यदि हम बात करें अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम, ये जो आपका मेथिल ऑरेंज होता है, ये अम्लीय माध्यम में किस प्रकार से रंग में परिवर्तन होता है और क्षारीय माध्यम में किस प्रकार से रंग में बदलाव देखने को हमें मिलेगा। तो इसकी प्रकृति के आधार पर हम देखते हैं कि जितने भी आपके मेथिल ऑरेंज है, ये अम्लीय माध्यम में किस रंग का, लाल रंग का। मेथिल रेड है, वो भी आपका अम्लीय माध्यम में किस कलर का, लाल कलर का। कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज होकर उसका रंग कैसा हो जाएगा, आपका लाल कलर में परिवर्तित हो जाएगा। जबकि फिनोफ्थलीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रंगहीन, ऐसा रहेगा, रंगहीन। और लिटमस पत्र है, ये किस कलर का होता है आपका, मैंने पहले भी बताया था, अम्लीय माध्यम में हमेशा किस कलर में, लाल कलर में। और ध्यान करना, जितने भी ये हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपका मेथिल रेड ऑरेंज है अम्लीय माध्यम में लाल कलर का होगा, लेकिन क्षारीय माध्यम में हमेशा कौन सा कलर देगा, पीला। ये भी कौन सा कलर देगा, पीला कलर। जबकि फिनोफ्थलीन देगा गुलाबी रंग, और ये कौन सा रंग देगा, नीला कलर।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, हर बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न बहुत बार इसमें से रिपीट भी हुए हैं। ध्यान करना कैसे, ये दो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है, ये गुलाबी। और जो आपका मेथिल ऑरेंज है वो क्षारीय माध्यम में पीला रहेगा, ऑरेंज ही रहेगा। ये यहां से इसको तो बहुत बार, हर बार इसका प्रश्न उठाया जाता है, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, या कोई एलडीसी वगैरह के, बहुत बार इस प्रश्न को काफी बार रिपीट किया गया है और पूछा यह जाता है। और ये भी ध्यान रखना, अम्लीय माध्यम में इसमें कोई परिवर्तन, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि ये कैसा रहता है, रंगहीन रहता है। तो सूचकों का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने इस टेबल के माध्यम से, और इनकी पीएच परास से कोई प्रश्न नहीं आता, लेकिन मैंने फिर भी बता दी कि याद रखने के लिए कई बार पूछ ले कि फिनोल्फिन व किस पीएच परास पर कार्य करता है। आपके 8 से 9.2 के मध्य इसकी पीएच है, या 9 कुछ इनकी पीएच के मान दिए रखे हैं, वो मैंने पहले बता दिए, और वहां से प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं इनकी सूचक की बात होगी। अब नेक्स्ट देखना, हम बात करते हैं अम्लों की। हमारा टॉपिक चल रहा है अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्लों के हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकार। क्या पढ़ेंगे, अम्लों के प्रकार, कि वास्तव में अम्ल है वो कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रकार में हम पढ़ेंगे, पहला जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल, ठीक है। दूसरा जो टाइप हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हाइड्रा अम्ल और ऑक्सी अम्ल। एक ये डिफरेंस के रूप में हम पढ़ेंगे हाइड्रा अम्ल और ऑक्सी अम्ल। एक डिफरेंस में हम ये पढ़ेंगे, जो हमारा एक पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे प्रबल और दुर्बल। यानी कि हम इसको 3 पार्टों में डिवाइडेशन करके तीनों पार्टों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये अम्ल है वो कितने प्रकार के होते हैं वास्तविकता में, ये इनके प्रकारों की बात करें तो हमने 6 प्रकार पढ़ ली। कौन से, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे हाइड्रा अम्ल और आपके ऑक्सी अम्ल। और तीसरा, इसी का तीसरा पार्ट यानी तीसरे अंतर में हम ये पढ़ते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्लों के बारे में जानकारी करेंगे। कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं और अकार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों के बारे में। डिफरेंस के रूप में देख लेते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल, ध्यान करना, जो कार्बनिक अम्ल होते हैं इनकी प्राप्ति में कहां से होती है, ये चीज पूछी जा सकती है। इनको हम पेड़ पौधों एवं जंतुओं से, इनसे प्राप्त होते हैं। ये हमारे जितने भी कार्बनिक अम्ल है वो हमें पेड़ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनकी प्राप्ति हमें पेड़ पौधे और किन से होती है, जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जबकि अकार्बनिक अम्ल होते हैं, ये खनिज अम्ल भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल। ये भी ध्यान रखना, इनको हम खनिज अम्ल भी बोलते हैं और ये हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं, खनिज अम्ल भी कहा जाता है और प्राप्ति इसकी होती है खनिजों से। इसीलिए इनको क्या कहा दिया जाता है, खनिज अम्ल भी कहा जाता है।
जितने भी आपके कार्बनिक अम्ल हैं और कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल जितने भी हैं उनको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अकार्बनिक अम्ल जितने भी हैं उनको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? खनिजों से प्राप्त करते हैं। इनके यदि हम प्रमुख एग्जाम्पल की बात करें, देखो जितने भी अकार्बनिक अम्ल हैं इनकी अगर बात करें तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें आपका लैक्टिक अम्ल, इन्हीं को हम प्राकृतिक अम्ल भी बोल देते हैं। सिट्रिक अम्ल, इसके साथ साथ एक चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जिनके अंदर क्या हो, COOH ग्रुप हो, COOH ग्रुप अम्ल हों, जितने भी जिनके अंदर COOH ग्रुप आपको मिलेगा वो सारे के सारे क्या होंगे? प्राकृतिक अम्ल होंगे। क्या होंगे? प्राकृतिक अम्ल। जैसे कार्बनिक अम्ल की बात करें HCOOH, ये आपका हो गया कार्बनिक अम्ल। एक आपको एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करते हैं तो जितने के अंदर, जैसे आपको एग्जाम्पल एक और, जैसे C6H5COOH लिख कर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस प्रकार का अम्ल है, तो ये किस प्रकार के अम्ल, यानी कि जिनके अंदर COOH ग्रुप मिल जाए जिस फॉर्मूले में, वहां पर आपको एक ही ध्यान रखना है, वो सारे के सारे अम्ल कौन से होते हैं? आपके कार्बनिक अम्ल होते हैं। कौन से अम्ल होते हैं? कार्बनिक अम्ल। और यदि हम बात करें अकार्बनिक अम्लों के उदाहरण की तो देखो आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपका दूसरा हो गया HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और एक आपका हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। एक आपका हो गया सल्फ्यूरिक। तो ये पार्ट फर्स्ट की यदि बात करें, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल जो हमें पेड़ पौधों या जंतुओं से जो प्राप्त होते हैं, जैसे मैलिक अम्ल, हम कुछ प्राकृतिक अम्लों का एक चार्ट भी मैं आपके इसी टॉपिक के अंत में एक चार्ट भी बना के आपको बताऊंगा, वहां से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया पहले कार्बनिक अम्लों में और अकार्बनिक अम्लों में। तो पहले पार्ट मैंने पढ़ लिया कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमने बात की थी कि आपके हाइड्रा अम्ल और ऑक्सी अम्ल। कौन से अम्ल? हाइड्रा अम्ल और आपके ऑक्सी अम्ल। ध्यान करना, जो आपके हाइड्रा अम्ल होते हैं इनमें क्या होती है? केवल हाइड्रोजन उपस्थित होती है, केवल हाइड्रोजन। यानी कि जिनके अंदर केवल और केवल क्या उपस्थित हो? हाइड्रोजन उपस्थित हो, उनको हम बोलते हैं हाइड्रा अम्ल। और जिनके अंदर, ध्यान करना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो एवं ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। यानी कि जिनके अंदर केवल और केवल हाइड्रोजन उपस्थित है उनको हम हाइड्रो अम्ल बोलते हैं, हाइड्रा अम्ल कह देते हैं। और जिनके अंदर हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित हो उनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी अम्ल बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन से निर्मित जितने भी अम्ल हैं, जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, देखना, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, HBr, HCl, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी अम्ल होते हैं, इनके एग्जाम्पल है, ये हाइड्रा अम्ल होते हैं। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये हो गए आपके हाइड्रा अम्ल। यानी कि जिनमें हाइड्रोजन की प्रबलता हो वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं। और जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन उपस्थित हो उनको हम क्या कहते हैं?
ऑक्सी अम्ल, जैसे कार्बनिक अम्ल मैंने बताया, एग्जाम्पल लिया था कार्बनिक अम्ल H2CO3, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, यानी कि जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ आपके क्या उपस्थित हो, ऑक्सीजन भी उपस्थित हो। इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के H2SO4। तो ये जितने अम्ल जिनके अंदर के हाइड्रोजन ज्यादा प्रबल हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी उपस्थित हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। तो हाइड्रा अम्ल और ऑक्सी अम्लों के बारे में एग्जाम्पल देके सिंपल प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि किस प्रकार की प्रकृति का है। ऑक्सी अम्ल कौन से होते हैं, या कोई एग्जाम्पल दे देगा, ये H2SO4 एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाएगा कि प्रकृति है, ऑक्सी अम्ल होता है, हाइड्रा अम्ल होता है, कार्बनिक है, कार्बनिक, यानी जहां भी इनके डिफरेंशिव पार्ट के अंदर पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकृति का होता है, तो वहां से आपको प्रश्न पूछने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, और एक पार्ट नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा है, प्रबल अम्ल और आपके दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, इनमें भी एक ही डिफरेंस ध्यान रखना है कि वे अम्ल, वे जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, और जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते। मान लीजिए हमारे पास कोई बीकर है, उस बीकर के अंदर हमने जल डाल रखा है, और मान लीजिए आप किसी अम्ल को इसके अंदर डाल रहे हैं, अम्ल को, और ये आपका हो गया जलीय विलयन हो गया। जैसे इस अम्लीय माध्यम अम्ल को हम डालते हैं, तो जब यदि ये अपने आयनों में पूर्णतः टूटकर इनमें क्या हो जाए, मिश्रित हो जाए, यानी यदि ये आयनित हो जाए, तो आपके अम्ल कौन से होंगे, प्रबल अम्ल होंगे। और यदि आयनित न हो, और यदि आयनित न हो, वो आपके क्या कहलाएंगे, दुर्बल। यानी जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो आपके प्रबल होंगे, और जो पूर्णतः आयनित नहीं होते वो आपके दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हो गया आपका HCl, HNO3 और आपका H2SO4। काफी बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। एक प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और बाकी दुर्बल अम्लों के एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। और कुछ हम दुर्बल अम्लों के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान करना, एसिटिक अम्ल CH3COOH, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, है ना। तो ये जितने भी अम्ल हैं ये कैसे होते हैं, आपके दुर्बल अम्ल होते हैं, जिनमें आंशिक रूप से, यानी कि ये कहने का मतलब पूर्णतः विलय नहीं होते। एक चीज इसके साथ और ध्यान रखना, ये पूर्णतः आयनित नहीं होते, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं, यानी कि आयनित तो होते हैं लेकिन पूर्ण नहीं होते, आंशिक रूप से आयनित होते हैं। तो इनके बीच में अभी आपको डिफरेंस से पूछा जा सकता है, आयनित नहीं होते, आंशिक रूप से आयनित होते हैं। इन जो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे, और जो पानी के अंदर पूर्णतः आसानी से घुल जाए, हम कहते हैं आयनित हो जाए,
तो वो जैसे मान लिया हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, आपने मान लो HCl डाला, तो जो ये HCl है वो H प्लस और Cl माइनस आयन में पूर्णतः मिश्रित हो जाएगा। देखिए मान लीजिए आपने H प्लस और CO डबल माइनस, ये जो आयन है ये पूर्णतः आयनित नहीं होते, जबकि इधर ये H और Cl माइनस आयन है वो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, इसलिए इनको हम प्रबल अम्ल बोलते हैं और इनको हम दुर्बल अम्ल बोलते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, एक आपका होता है तनु अम्ल और एक आपका होता है सांद्र अम्ल। अब तनुकरण का एक तो आपके शब्द आता है तनुकरण। तनुकरण का मतलब होता है जो आपकी सांद्रता है उस सांद्रता को कम करने हेतु क्या मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है। यानी कि उस सांद्रता को घटाने के लिए, यानी उसकी प्रबलता को घटाने के लिए, सांद्रता को कम करने के लिए हम उसमें यदि कोई विलयन है उसमें यदि जल की मात्रा मिलाते हैं तो उस प्रक्रम को हम बोलते हैं तनुकरण, यानी तनुकृत करने की प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है, तनु अम्लों में क्या होता है, अम्लों की सांद्रता वो क्या होती है, कम होती है, जबकि इनमें अम्लों की सांद्रता ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम ये कहें कि मान लो जिसमें 20% अम्ल है और प्लस में 80% क्या है, जल है, ये एसिड है, ये आपका वाटर है, तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं तनुकृत, यानी इसको हम बोलेंगे तनु अम्ल। और मान लीजिए 60 प्लस में 40 का रेशो, यानी 60% क्या आपका एसिड है और 40% आपका मान लो वाटर है, तो ये इसकी तुलना में क्या हुआ, तनु तनुकरण की प्रक्रिया में ये ज्यादा तनु अम्ल हुआ और ये कौन सा हुआ, सांद्र। यानी कि सांद्रता जितनी बढ़ाएंगे, जितनी ज्यादा मात्रा में सांद्रता की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा सांद्र होगा, और सांद्रता की मात्रा जितनी कम होगी वो उतना ही तनुकृत होगा। जैसे हम लेबोरेटरी के अंदर कहते हैं तनुकृत HCl, ठीक है ना, और यहाँ लिख देते हैं कंसंट्रेशन H2SO4 या HNO3। तो ये इस प्रकार से इसमें डिफरेंशियल पार्ट आते हैं। तो हमने प्रकारों के भी बारे में जानकारी कर ली कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, आपके आते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल, कुछ आपके प्राकृतिक अम्ल। और यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, यानी कि वे अम्ल जो किससे प्राप्त होते हैं, हमें प्रकृति से प्राप्त, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से प्राप्त होने वाले जितने भी अम्ल हैं वो प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमने आप सामान्य चीजें यूज में करते हैं, गन्ना खाते हैं, दूध पीते हैं, नींबू संतरा, जितने भी फल वगैरह हम यूज करते हैं, प्रत्येक के अंदर कुछ न कुछ आपको अम्लों की मात्रा आपको मिलेगी। तो हम बात करते हैं कुछ प्राकृतिक अम्लों की। देखिए आपका सबसे पहले एक नंबर पे हम देखते हैं लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। जैसे नंबर 2 सिट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल हो गया आपका, सिट्रिक एसिड हो गया। एक आपका हो गया मैलिक अम्ल, एक आपका हो गया एसिटिक अम्ल, एक आपका हो गया ग्लूकोनिक अम्ल,
एक आपका हो गया ग्लूटामिक अम्ल, ये हो गए, ये कुछ प्राकृतिक अम्ल। ध्यान करना, जो आपके लैक्टिक अम्ल होते हैं वो किस में मिलते हैं? आपके दूध और दही में। जो आपका दूध और दही होता है उसमें कौन सा अम्ल मिलता है आपको? लैक्टिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल है आपके किस में मिलता है? नींबू और संतरा में। नींबू और संतरा के अंदर कौन सा मिलता है आपका? सिट्रिक एसिड। काफी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। मेलिक एसिड है वो आपके मिलता है सेव में, और आपकी चाय पत्तियों में भी ये एसिड मिलता है। एसिटिक अम्ल है, इसका प्राप्ति स्रोत होता है सिरका, या इसी को हम बोलते हैं विनेगर। जो आपका ग्लूकोनिक अम्ल होता है ये प्राप्त होता है गन्ने से, और ग्लूटोमिक अम्ल है ये आपका प्राप्त होता है गेहूं में। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। लैक्टिक अम्ल किस में मिलता है? आपका दूध और दही में मिलता है। और जो आपकी सिट्रिक एसिड है ये नींबू और संतरा जैसे खट्टे पदार्थों में मिलता है। सेब और चाय पत्तियों में इनको मेलिक अम्ल देखने को मिलता है। एसिटिक अम्ल किस में मिलता है? सिरका और विनेगर में। ग्लूकोनिक अम्ल कहाँ मिलता है आपको? गन्नों में। और ग्लूटोमिक अम्ल कहाँ मिलता है आपका? गेहूं में। इसके अलावा कुछ और देखिएगा, जैसे आपका एक हो गया टार्टरिक अम्ल, आपका कौन सा हो गया? टार्टरिक अम्ल हो गया। एक आपका ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। टार्टरिक अम्ल हो गया आपका, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। एक आपका अगर हम बात करें टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एक आपका होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, इसी फॉर्मिक अम्ल हो गया आपका, टार्टरिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया। इसके साथ साथ ध्यान कीजिए एक आपका पिक्रिक अम्ल भी होता है, ये भी पूछते हैं। तो जो प्राकृतिक अम्ल है वो किससे प्राप्त होते हैं? हमें प्रकृति से। और एस्कॉर्बिक अम्ल, तो ध्यान दीजिएगा इनके बारे में भी पूछा जाता है। जो आपके टार्टरिक अम्ल है वो किस में मिलता है आपका? इमली में, कच्चे आम में। कहाँ मिलता है आपका? कच्चे आमों में, इमली में, ये आपके टार्टरिक अम्ल मिलता है। दूसरा आपका ऑक्जेलिक अम्ल है, ये पालक हो गई आपकी, पालक जैसी सब्जियों में। इनके अंदर कौन सा मिलता है आपका? ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल। आपके जैसे टमाटर है, टमाटर में किस में मिलता है? दाग धब्बों को हटाने में। ध्यान करना, दाग धब्बे जब हम हटाते हैं तो ये काम में लेते हैं। दाग धब्बे हटाने में किसको काम में लेते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल को। आपका जो ये फॉर्मिक अम्ल है ये होता है लाल चिंटी की, और आपका एक नेटल होता है उसमें, यानी लाल चिंटी के डंक में और आपके नेटल में। एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो होता है आपका आंवला में, और ये किसका स्रोत होता है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। किसका प्रमुख स्रोत है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। एक आपके होता है मेथेनोइक, एक आपका होता है मेथेनोइक अम्ल। ये भी ध्यान करना, जो बिच्छू है बिच्छू के डंक में और आपकी चिंटी के डंक में भी काफी बार पूछा जा सकता है। बिच्छू के डंक में, चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है आपका? मेथेनोइक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड किस में मिलता है? आपके आंवले में मिलता है। तो इन प्राकृतिक अम्लों के बारे में हमने जानकारी ली, और यहाँ से काफी बार ऐसे है कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसके सीधा एक प्रश्न लिख दिया जाता है कि सिट्रिक एसिड किसका स्रोत है,
या आपसे पूछ लिया जाए नींबू और संतरे में कौन से अम्ल की प्राप्ति होती है, तो इस तरह से प्राकृतिक अम्लों के बारे में भी हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और प्राकृतिक अम्ल आपके मुख्य मुख्य अम्लों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा भी एक दो एग्जाम्पल अगर है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ से पर्सन सबसे ज्यादा बेटर पर्सन बन के आने के चांसेस रहते हैं। हर परीक्षा की दृष्टि से ये जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। और मैं हर जो पार्ट करवा रहे हैं वो डिवाइडेशन के आधार पर हमने पार्ट करवा लिया, उसका एक एक एग्जाम्पल पढ़ लिया। तो हमने पहले पार्ट में अम्ल क्षार और लवणों के बीच में मुख्य डिफरेंस पढ़ लिया। दूसरे पार्ट के अंदर आज हमने क्या पढ़ा है कि जो आपके प्रमुख अम्ल हैं उनके प्रकार कितने हैं, और अम्लों के प्रकार के साथ साथ कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। और तीसरे पार्ट के अंदर हम इसके प्रमुख सिद्धांत के बारे में, इनके पार्टों के सिद्धांत और उनकी प्रमुख अभिक्रियाओं के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और हमारा एक नंबर पार्ट यानी अम्ल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ साथ जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो वो हमारे प्ले स्टोर से जाकर हमारे इस चैनल का लिंक है दे रखा है वहाँ पे, तो आप उसको डाउनलोड करें और आपको सारी चीज़ें फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही है। सीटेट हो, चाहे आप राजस्थान से संबंधित कितनी भी भर्तियां हो, चाहे यूपी बिहार पंजाब जहाँ की भी भर्तियां हैं, उनका सारा का सारा विवरण हमने दे रखा है। फ्री कोर्सेज भी उपलब्ध करा रखे हैं और पशु परिचय की भर्ती के सारे नोट्स भी हमारे वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप एक बार चैनल को डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे लिंक से, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉच।